हाँ, गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। होली की छुट्टी वुट्टी एंजॉय कर ली आप लोगों ने? तो चलिए वापस से आ जाइए पढ़ाई के ऊपर, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए लेकर के चलता हूँ मैं आपको सीधे हॉट सीट के ऊपर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ते हैं फटाफट से। Mind Limited realized on 2nd May 2024 that particulars of charge created on 12th of March 2024 in favor of a bank were not filed with Registrar of Company for registration. Mind Limited नाम की एक कंपनी है जिसको 2 मई 2024 को ये याद आया कि जो एक चार्ज था जो 12 मार्च के दिन क्रिएट किया था, उसकी डिटेल हमने आरओसी को तो फाइल करी ही नहीं। What procedure should the company follow to get charge registered with ROC? अब उसे क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वुड द प्रोसीजर बी डिफरेंट इफ चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन 12th ऑफ February 2024? अगर चार्ज 12 फरवरी 2024 को क्रिएट हुआ होता तो क्या प्रोसीजर अलग होता? इंस्टीड ऑफ 12th मार्च, 12 मार्च की जगह 12 फरवरी होता तो क्या होता? बताइए भाई। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए हमें बताना है। तो सेक्शन नंबर 77 क्या बोलता है सर? सर सेक्शन नंबर 77 बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। हालांकि रजिस्ट्रार आपको एडिशनल 30 डेज दे सकता है अगर उसे ऐसा सही लगता है कि आप उन पिछले 30 डेज में काम नहीं कर पाए तो। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ओरिजिनल 30 डेज में करना है। हालांकि जो रजिस्ट्रार है वो आपको एडिशनल 30 डेज दे सकता है एडिशनल फीस के साथ। तो हो गए कितने? 60। इस 60 में भी नहीं कर पाए तो आपको और 60 डेज कौन दे देता है? रजिस्ट्रार, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो टोटल सबसे पहले सर 30 डेज, फिर एडिशनल 30 डेज विद एडिशनल फीस, और फिर एडिशनल 60 डेज मिलते हैं जो एक एडवेलरम फीस के साथ मिलते हैं। तो टोटल मिला के सर हमारे पास 120 डेज होते हैं चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। चार्ज क्रिएट कब किया था सर? चार्ज क्रिएट किया था सर 12th ऑफ मार्च। चार्ज क्रिएट किया था 12th ऑफ मार्च 2024 के दिन, 12 मार्च 2024 के दिन। ठीक है सर, 12 मार्च 2024। इस हिसाब से चार्ज रजिस्टर कब तक हो जाना चाहिए था सर? 12 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। कंपनी को कब समझ पड़ी? कंपनी को समझ पड़ी सर 2 ऑफ मई को। तो 12 मार्च तक नहीं हो पाया सर, आराम से 30 दिन और ले लो एडिशनल फीस के साथ। तो दिन कौन सा आ गया सर? 12 मई। अच्छा, 12 मई तक अलाउड था, आपको 2 मई को याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडिशनल 30 डेज लीजिए और उस एडिशनल 30 डेज में एडिशनल फीस के साथ आप अपने चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर सेकंड क्या था? वुड द प्रोसीजर बी डिफरेंट अगर चार्ज क्रिएट होता 12 फरवरी के दिन? 12 फरवरी 2024 के दिन चार्ज क्रिएट होता तो क्या होता? तो चेक कर लेते हैं सर, 12 फरवरी को भी होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 12 फरवरी में सबसे पहले नॉर्मल 30 डेज, तो सर भी आ गया 12 मार्च। 12 मार्च तक तो रजिस्टर नहीं करवा पाए सर, फिर से 30 डेज मिलेंगे सर, फिर से 30 डेज मिलेंगे एडिशनल फीस के साथ, तो आ गया 12 अप्रैल। सर कंपनी को तो याद कब आया है? 2 मई को। ओके, तो अभी और मिल सकते हैं क्या दिन? हाँ सर, और 60 डेज मिल सकते हैं। 60 डेज मिल सकते हैं, मतलब 12 अप्रैल से 12 मई 12 जून, 12 जून तक का टाइम पीरियड अलाउड है आपको। इस 60 डेज में आप एक एडवेलरम फीस पे करेंगे और आरओसी आपको चार्ज रजिस्टर करने अलाउ कर देगी 12 जून तक। आपको तो याद कब आ गया है? 2 ऑफ मई को। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडवेलरम फीस पे करिए और एडिशनल 60 डेज जो मिलते हैं उन एडिशनल 60 डेज को यूटिलाइज करने के बाद आप अपना चार्ज जो है वो आरओसी के पास रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2, वेरी बेसिक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म चार्ज। चार्ज का मतलब क्या? सेकंड, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ चार्ज। कब आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके बारे में बताना है। और व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। चार्ज रजिस्टर करना तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, चार्ज का मतलब क्या। अरे भैया चार्ज का मतलब क्या?
चार्ज मतलब एक इंटरेस्ट या फिर लीन जो कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी या असेट के ऊपर क्रिएट की थी एज अ सिक्योरिटी, और चार्ज के अंदर इंक्लूड हो जाता है मॉर्टगेज भी। बिल्कुल कुछ नहीं, डेफिनेशन है, याद करने वाली कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं। चार्ज मींस अ इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और द असेट ऑफ अ कंपनी और बोथ एंड इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्या सरकमस्टांसेस हैं जब आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ता है? अरे भाई, जब कंपनी लोन लेती है तो उस लोन को जब लेंडर देते हैं, जब बोरोवर से आप लोन रेस करते हैं तो बोरोवर्स को डर लगा रहता है कि हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो डर खत्म करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे, अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज रजिस्टर करवा देती है, ताकि जो लेंडर है वो इंश्योर हो पाए कि हाँ भाई अब हमारी रिस्क कम हो गई और हमें पैसा रीपे वापस से हो जाएगा। When the company raises money through borrowings, they may issue debentures. These bank or financial institution need a surety regarding the repayment. हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी श्योरिटी चाहिए उसके रीपेमेंट की। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉर्टगेज या फिर हाइपोथिकेशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज? अरे इसके लिए कोई आंसर थोड़ी देखेंगे सर, ये तो हमको पता है, जिस दिन चार्ज क्रिएट किया उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना है। 30 में नहीं बता पाए तो एडिशनल 30 मिलते हैं, पर यहाँ पे आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है। इसमें भी नहीं कर पाए तो एडिशनल 60 डेज मिलते हैं सर एड वैलोरम फीस के साथ। टोटल मिला के सर हो गए 120 दिन। ठीक, यही बात इन्होंने भी घुमा फिरा के नीचे लिखी हुई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फटाफट से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक PQR लिमिटेड नाम की कंपनी है। PQR लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोसेस में है एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशंस को क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। टू सपोर्ट दिस एक्सपांशन, PQR लिमिटेड हैज अक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड अलोंग विद द बिल्डिंग ऑन इट फ्रॉम ABC लिमिटेड। क्योंकि वो एक्सपांशन करना चाहते थे तो उन्होंने PQR लिमिटेड वालों ने ABC लिमिटेड से एक लैंड खरीदी और उस लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को भी खरीद लिया। ठीक है, द प्रॉपर्टी हाउएवर इज सब्जेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग चार्ज। वो जो प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है, जो बिल्डिंग आपने परचेज करी है ABC से, उसके ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज चल रहा है जो किसी बैंक के फेवर में एज अ सिक्योरिटी ABC ने लोन लिया था, उस समय पे क्रिएट करवाया था। अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। एक कंपनी है PQR, उसने ABC नाम की एक कंपनी से लैंड खरीदी, लैंड अलोंग विद द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग खरीदी उस बिल्डिंग के ऊपर ABC का ऑलरेडी एक चार्ज चल रहा था जो उसने एक बैंक से लिया हुआ है। ठीक है, दिस चार्ज हैज बीन रजिस्टर्ड बाय ABC एट द टाइम। ऑफ कोर्स ABC ने उस चार्ज को ROC के पास जाके रजिस्टर करवा दिया था। डायरेक्टर्स ऑफ PQR मतलब हमारी कंपनी जिसने ये असेट अभी ABC से परचेस करी है। द डायरेक्टर्स ऑफ PQR लिमिटेड आर ऑफ ओपिनियन दैट एज चार्ज फॉर द प्रॉपर्टी वाज ऑलरेडी क्रिएटेड। डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है, देयर इज नो फर्दर ऑब्लिगेशन टू बी फुलफिल फ्रॉम द साइड ऑफ PQR। जब ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर है ही सही तो हमें कुछ और करने की क्या जरूरत, ऐसा लगता है किसको, PQR कंपनी के डायरेक्टर्स को। After negotiation, the bank as the charge holder consent to sell and transfer of the property to PQR। बैंक ने क्या बोला कि हम हमारी ये जो प्रॉपर्टी चार्ज वाली है, ये प्रॉपर्टी हम PQR को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं विथ द कंडीशन PQR लिमिटेड मस्ट रजिस्टर अ न्यू चार्ज। बैंक ने बोला कि हम आपके नाम पे कर देंगे प्रॉपर्टी, पर आपको एक नया चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा हमारे नाम पे वापस से। एडवाइस वेदर द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड इज करेक्ट। क्या जो डायरेक्टर्स बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं? अरे भाई बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो। सेक्शन नंबर 77 क्या बोलता है कि कंपनी को चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ता है, चार्ज क्रिएट जो किया है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया है या फिर किसी चार्ज में मॉडिफिकेशन है तो भी। अगर मॉडिफिकेशन भी होता है तो भी ऐसे केसेस में सेक्शन 77 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जो है वो अप्लाई हो जाता है। अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और उसे बेचा गया है तो ऐसे में जिस कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है उसकी ये ड्यूटी है कि वो उस चार्ज को रजिस्टर करवाए। हेंस इट इज PQR लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो देखे कि चार्ज जो है पहले इफेक्टिवली डिस्चार्ज हुआ और फिर नया चार्ज जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं।
आई होप यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एक बार इसका आंसर फटाफट से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 77 अप्लाई होता है एक कंपनी जो चार्ज क्रिएट करती है वो, या फिर किसी भी मॉडिफिकेशन के ऊपर। इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहां पे चार्ज क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एंड इफ इट इज सोल्ड, और उस प्रॉपर्टी को आपने क्या किया, बेच दिया, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी एक्वायरिंग, जो कंपनी उसे खरीद रही है, जैसे हमारे केस में पीक्यूआर, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ पीक्यूआर कंपनी एक्वायरिंग टू गेट इट द चार्ज रजिस्टर्ड, तो उसे वापस से चार्ज क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इट इज पीक्यूआर लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर प्रीवियस चार्जेस इफेक्टिवली डिस्चार्ज, जो पुराना चार्ज है उसे क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया, और न्यू चार्ज को रजिस्टर करवा दिया है। ध्यान रखिए, ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहां पे पर्पस है हमारा कि जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने रिवीजन में पढ़े हैं उनको ब्रशअप किया जाए, उनके क्वेश्चन की एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाए। याद रहे, वहां पे एग्जाम हमारी वाइवा वोक नहीं होने वाली है, हमें एग्जाम में लिख के आना है। तो इन क्वेश्चंस में से जो भी 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं उन 2-3 क्वेश्चन को प्लीज लिख कर देखिए। सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से हमारा काम चलेगा क्या? आंसर इज नो। आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Naveen Tools Limited mortgaged its factory land and building on 1st of March 2023 to Goodwill Bank and availed a credit limit of 200 lakh। नवीन टूल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने अपनी फैक्ट्री की जमीन को क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, किसके नाम पे, गुडविल बैंक के पास, और उससे 2 करोड़ रुपए का 200 लाख रुपीस का क्या हुआ, लोन ले लिया। Although credit limit was sanctioned by bank, but the NTL actually availed such credit facility only in the month of August 23। मार्च 2023 में बैंक ने क्या कर दिया था, लोन सैंक्शन कर दिया था, पर जो कंपनी है उसने क्या यूज कब किया, यूज किया उसे अगस्त 2023 में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टेच्यूटरी ऑडिट, जब स्टेच्यूटरी ऑडिट हो रहा था, द ऑडिटर पॉइंटेड आउट बिफोर द मैनेजमेंट अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। जब ऑडिट कर रहा था तो ऑडिटर तो समझदार था, उसने बोला कि भैया ये चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं करवाया आरओसी के पास। कंपनी ऑफिशियल इन्फॉर्म, कंपनी के लोगों ने बताया that although mortgage backed credit limit was sanctioned in March 23, हालांकि सैंक्शन तो मार्च 2023 में हो गया था, पर कंपनी ने उसे अवेल कब किया है, अगस्त 2023 में। अरे भाई पैसे कभी भी मिल गए हमें, सैंक्शन हो गए, हमने यूज कब किए, अगस्त 2023 में। सो द लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अराइजेस फ्रॉम डेट ऑफ अवेलमेंट ओनली। वो बोल रहे हैं कि जिस दिन हमने उस क्रेडिट फैसिलिटी को यूज किया ना, उसी दिन से आपको इसका क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाने की टाइम लिमिट स्टार्ट होती है। ओनली व्हेन कंपनी इशूड अ चेक, मतलब जब उसने यूज किया तब, ना कि जब लोन सैंक्शन हुआ है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, कंपनी के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। फर्दर द कंपनी मैनेजमेंट प्लीडेड दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियर। लो, साथ साथ में रोते रोते उन्होंने क्या बोला कि अरे ये काम हमारा थोड़ी है, ये काम तो सामने वाली बैंक का है, उसे रजिस्टर करवाना है, हमारा काम नहीं है। to get the charge register with ROC since registration is to be effected in favor of bank, क्योंकि बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, चार्ज को रजिस्टर करवाए। एंड फॉर बैंक ऑन बेनिफिट सो एनटीएल इज नो वे रिस्पॉन्सिबल। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को दिमाग में ध्यान रख के बताना है, मन से कुछ नहीं बताना है। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को दिमाग में ध्यान रखते हुए बताइए, व्हेन ट्रिगर पॉइंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल अराइज, कब चार्ज का रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो ट्रिगर होगा। ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, एट द टाइम लिमिट ऑफ क्रेडिट सैंक्शनिंग, जब सैंक्शन हुआ तब, या फिर एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट, या उसने जब अवेल किया तब। सैंक्शन हुआ था मार्च 23 में और अवेल किया है अगस्त 23 में, कब अप्लाई होगा बताओ, कौन सी टाइम लिमिट चलेगी, सर ये वाली चलेगी। हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने क्रेडिट फैसिलिटी को यूटिलाइज कब किया। व्हाट मैटर्स टू आरओसी इज कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन किस दिन कर दी गई है। ठीक है, trigger point for registration of charge shall arise at the time of credit limit sanctioned by bank,
नॉट एट द टाइम व्हेन चेक वॉज इशूड। आपने पैसा यूटिलाइज कब किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको पैसा सैंक्शन जिस दिन हो गया था उसी दिन से टाइम लिमिट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये ड्यूटी किसकी होती है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज। जो कंपनी क्रिएट कर रही है ना चार्ज, उसकी ड्यूटी होती है, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है उसकी ड्यूटी नहीं होती है। तो जो एनटीएल बोल रही थी कि ये तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बात भी क्या है, गलत मानी जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कंसिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या कर लोगे हमारा, अरे कर क्या लेंगे, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, कंपनी के ऊपर 5 लाख की और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार। क्या टाइम लिमिट है चार्ज को रजिस्टर करवाने की, और कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज कहां पे रखा जाएगा, कौन कौन उसे इंस्पेक्ट कर सकता है। टाइम लिमिट वाले में समय व्यर्थ नहीं करना है सर, 30 डेज में करना है, एडिशनल 30 मिलेंगे, उसमें भी नहीं कर पाए तो एडिशनल 60 मिलेंगे। ये 30 तो नॉर्मल है, ये 30 एडिशनल फीस के साथ है, और ये 60 एडवेलरम फीस के साथ है, टोटल मिला के 120 दिन हो गए सर। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वेयर शुड द कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्ज बी केप्ट। कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज आप कहां पे रखेंगे, कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज रखा जाएगा सर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है वो रखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, स्टेट द पर्सन हु हैव द राइट टू इंस्पेक्ट, कौन इस चार्ज के रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है, सर कोई भी मेंबर या फिर क्रेडिटर जो है वो बिजनेस आवर्स में बिना किसी फीस के, विदाउट फीस, विदाउट फीस जो है इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर किसी एनी अदर मेंबर को करना है तो बिजनेस आवर्स में पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि देख लो भाई, टाइम लिमिट मैंने बता दी आपको, प्लेस जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और इंस्पेक्शन करना है बिजनेस आवर्स में कर लो। मेंबर और क्रेडिटर के लिए कोई पेमेंट नहीं, दूसरे पर्सन के लिए फीस पे करनी पड़ेगी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 3 अप्रैल 24, 3 अप्रैल 2024 के दिन उन्होंने 30 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन लिया अपना स्टॉक और अकाउंट्स रिसीवेबल, जिन्हें हम डेटर के नाम से जानते हैं। रोज प्राइवेट लिमिटेड ने 3 अप्रैल 2024 के दिन 30 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन लिया, किसको हाइपोथिकेट करके, स्टॉक और अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर को, डेटर और स्टॉक की सिक्योरिटी उन्होंने दे दी। साथ ही साथ एंड लिखा हुआ है, एंड ₹5 लाख एडहॉक ओवरड्राफ्ट, 5 लाख रुपए की एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी उन्होंने अवेल करी ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर, जिसकी गारंटी किसने दी है, डायरेक्टर ने, 5 लाख रुपए की डायरेक्टर ने गारंटी दी है। Is it required to create a charge for working capital loan and ad hoc overdraft in accordance with the provision of Companies Act 2013? क्या वर्किंग कैपिटल लोन के ऊपर चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ता है? आंसर इज यस। लोन आपका कैसा भी हो, वर्किंग कैपिटल का लोन हो या आपने फिक्स एसेट परचेज करने के लिए लोन लिया हो, किसी भी पर्पस के लिए लोन लिया हो आपने, किसी भी एसेट प्रॉपर्टी के आपके ऊपर चार्ज क्रिएट करवाना हो, आपको चार्ज क्रिएट करवाना मैंडेटरी है। इट डजंट मैटर कि वो वर्किंग कैपिटल हो या कोई दूसरा तरह का लोन हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, whenever a company obtains a working capital loan from a financial institution by offering stock or accounts receivable, company is required to create a charge, company is mandatorily required to create a charge। ठीक है, सेकंड, चार्ज रजिस्टर कहां होता है, चार्ज इज एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है, क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की असेट और कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। यहां पे क्या हुआ है सर, यहां पे एडहॉक ओवर फैसिलिटी जो ली है ना, यहां पे जो एडहॉक ओवर फैसिलिटी ली है ना, इस पे तो डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है। डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी कंपनी की एसेट नहीं होती है, ना ही कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। और चार्ज किस पे क्रिएट होता है, कंपनी की एसेट या कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर। और पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी की एसेट या फिर कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है। अकॉर्डिंगली 5 लाख रुपए की एडहॉक ओवरड्राफ्ट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाना आपको जरूरी नहीं माना जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस द अबव चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। क्या टाइम लिमिट होती है? टाइम लिमिट वाला क्वेश्चन देख रहे हो आप कितनी बार आ रहा है? 30 दिन होते हैं, 30 दिन में नहीं करवा पाए तो एडिशनल 30, उसमें भी नहीं करवा पाए तो एडिशनल 60, टोटल मिला के 120 दिन होते हैं। ये 30 दिन तो नॉर्मल है, ये 30 दिन एडिशनल फीस के साथ है, ये 60 डेज एड वेलरम फीस के साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन पर एग्जाम में कभी कभी देखने को हमें मिलता है। क्या बोल रहे हैं? हाउ विल अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ वेरीफाइड। आप जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? जो एक कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आरओसी के पास फाइल होता है कि चार्ज क्रिएट किया है, उसे कैसे वेरीफाई किया जा सकता है जब आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे? तो देखो यहां पे दो केस निकल के आते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है या इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। तो अगर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो वो प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई की जाएगी? अगर क्या है, प्रॉपर्टी कहां है? इंडिया के बाहर सिचुएटेड, तो ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट या फिर डीड को वेरीफाई करने के लिए उसके ऊपर सर्टिफिकेट इशू करता है कौन? या तो कंपनी की कॉमन सील के ऊपर इशू हो जाएगा, वो कंपनी की जो कॉमन सील है उसके ऊपर, या फिर अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर के हैंड के नीचे, या कंपनी सेक्रेटरी के नीचे, या फिर कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, जो चार्ज होल्डर है उसका ऑथोराइज्ड ऑफिसर के ऊपर, या फिर अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज, या फिर कोई तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक, अगर प्रॉपर्टी का है इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, इन केस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर प्रॉपर्टी क्या है इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और उसे वेरीफाई करना है तो उसके अंदर सर्टिफिकेट लगेगा किसका? किसी डायरेक्टर का, कंपनी सेक्रेटरी का, या फिर ऐसा कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिसको चार्ज होल्डर ऑथोराइज कर देगा वो। ठीक है, क्या हुआ है? आपको कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई करना है। तो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं सर? अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो या तो कंपनी की कॉमन सील होगी, या किसी डायरेक्टर के अंडर साइन होगी, या कंपनी सेक्रेटरी की साइन होगी, या किसी ऑथोराइज पर्सन की साइन होगी, या किसी ऐसे यानी पर्सन की होगी जो मॉर्गेज में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो उसे सर्टिफाई करने के लिए उसमें सर्टिफिकेट लगेगा किसका? या तो किसी डायरेक्टर का, या कंपनी सेक्रेटरी का, या ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। मून लिमिटेड हैविंग इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन यूएसए, मून लिमिटेड का ऑफिस यूएसए में भी है। एक मिनट रुके, आपको स्क्रीन छोटी दिख रही है, इस स्क्रीन को करते हैं थोड़ा सा बड़ा, जस्ट अ मिनट। अब बराबर है, अब स्क्रीन आपको थोड़ी सी बराबर दिख रही है, आगे पीछे का कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? मून लिमिटेड का एक एस्टेब्लिशमेंट है कहां पे? यूएसए के अंदर। इट ऑब्टेन्ड अ लोन देयर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द असेट, वहां पे उसने क्या किया? एक लोन ऑब्टेन किया है और कंपनी की असेट के ऊपर क्या किया है? चार्ज जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, company received a notice from registrar of companies for not filing the particular of charge created by company on the property or the asset situated outside India। उन्होंने क्या किया? चार्ज क्रिएट तो कर लिया पर चार्ज की जानकारी आरओसी को नहीं दी, चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया। क्या हुआ? मून लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है जिसका ऑफिस कहाँ है? यूएसए में। उसने यूएसए में एक लोन लिया, यूएसए की ही एक प्रॉपर्टी को क्या करके? गिरवी रख के उसका चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज क्रिएट तो कर दिया, उस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवाया, तो आरओसी ने क्या कर दिया? इन लोगों को नोटिस भेज दिया। कंपनी वांट्स टू डिफेंड the notice on the ground that it shall not be the duty of company to register the particular of charge created on asset not located in India। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड ही नहीं है उसका चार्ज क्रिएट करने की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं बनती है, ये ड्यूटी कंपनी की नहीं है।
डू यू एग्री विद द स्टैंड टेकन बाय द कंपनी? क्या जो बात कंपनी बोल रही है उससे आप सहमत हैं? गिव योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 को दिमाग में रखते हुए इस बात का जवाब आपको देना है। अरे भाई ये क्या फालतू बात कर रहे हो, अमेरिका चले गए तो दिमाग बोरा गया है क्या तुम लोगों का? क्या है, कंपनी को चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, वो इंडिया में सिचुएटेड हो, इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी को। ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात करता है सेक्शन नंबर 77। तो जो बात मून लिमिटेड कर रही है वो बात क्या है? गलत है। असेट बाहर भी है इंडिया के, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर भी है, तो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करवाएगी। As per section 77, it shall be duty of company creating a charge within or outside India on its property or any undertaking, whether tangible or otherwise, situated in और आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो या इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो चार्ज है वो रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा आरओसी के पास। तो जो बात मून लिमिटेड बोल रही है वो सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि चार्ज का मतलब क्या? अरे भाई हमको पता है, पढ़ लिया हमने। कौन वेरीफाई कर सकते हैं चार्ज को, वो भी हमने पढ़ लिया। बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्रिश लिमिटेड क्रिएटेड अ चार्ज ऑन इट्स असेट ऑन 2 फरवरी 2014। चार्ज क्रिएट कब किया? 2 फरवरी 2024 के दिन। हाउएवर कंपनी डिड नॉट रजिस्टर द चार्ज विद आरओसी। चार्ज क्रिएट तो कर दिया 2 फरवरी को, पर चार्ज 15 मार्च तक क्या नहीं कर पाए? रजिस्टर नहीं करवा पाए। क्या कंपनी को प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे अगर चार्ज को रजिस्टर अब करवाना है तो? सर चार्ज रजिस्टर कब करवाना पड़ता है? जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट करा उसके 30 डेज के अंदर। 2 फरवरी में 30 दिन जोड़े तो सर आ गया 2 मार्च। 2 मार्च तक तो आप चार्ज क्या है जो रजिस्टर नहीं करवा पाए। 2 मार्च तक आप चार्ज रजिस्टर नहीं करवा पाए। आपको याद कब आया? 15 मार्च। ओके, एडिशनल 30 डेज ले लो आप आरओसी से, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल 30 डेज मतलब सर 2 अप्रैल। आपने तो 15 मार्च को ही करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक एडिशनल फीस पे करो और आरओसी के पास अपने चार्ज को क्या करवा लो? रजिस्टर करवा लो। क्वेश्चन का बी पार्ट, सपोज कंपनी रियलाइजेज इट्स मिस्टेक ऑफ नॉट रजिस्टरिंग ऑन 27 ऑफ मई। लो भाई 15 मार्च को भी नहीं, उनकी नींद खुली सीधे 27 मई 2024 के दिन। क्या वो अभी भी चार्ज रजिस्टर करवा सकती है? चेक करना पड़ेगा, हम कोई भगवान तो है नहीं। 2 फरवरी में सर जोड़े 30 दिन तो आ गया 2 मार्च। 2 मार्च में और 30 दिन जोड़ दिए सर तो आ गया 2 अप्रैल। कंपनी को कब याद आई? कंपनी को तो सर याद आई है 27 मई को, तो सर इसमें और 60 डेज मिलेंगे, तो 2 अप्रैल से 2 मई और ये आ गया 2 जून। आपको कब याद आ गया? आपको तो याद आ गया था 27 मई को। 27 मई जो है वो क्या है? 2 जून से पहले ही आती है। तो ऐसे में जो कंपनी है वो चार्ज रजिस्टर अपना करवा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपको एड वैलोरम फीस जो होती है वो पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या? तो फ्लोटिंग चार्ज के क्रिस्टलाइजेशन से पहले ये पढ़ लेते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज ही किसको बोलते हैं, फिर पढ़ लेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या बोल रहा है? Floating charge is a type of charge that is created on asset or a class of asset which are of fluctuating or changing in nature. Floating charge मतलब ऐसा चार्ज जो आप ऐसी एसेट के ऊपर क्रिएट करते हैं जो एसेट फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है, अपना नेचर चेंज होती है। जैसे कि आपने स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा दिया, डेटर के ऊपर क्रिएट करवा दिया। अरे मैंने तुमको बोला कि मेरी कंपनी के 1 लाख रुपए के डेटर के ऊपर मैं चार्ज क्रिएट करता हूं, तो आज मेरी बुक्स में हो सकता है 1 लाख रुपए के डेटर कौन हो? एबीसी लिमिटेड। हो सकता है कल के दिन मेरे बुक्स में जो 1 लाख रुपए के डेटर हैं वो एबीसी की जगह XYZ भी हो सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? जो असेट है वो कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है। असेट की जो क्लास है वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। उसका नेचर क्या है? चेंज होता है। जैसे स्टॉक इन ट्रेड, मैंने आपको क्या बोला? मैंने रॉ मटेरियल के ऊपर आपको क्या किया? चार्ज क्रिएट करवाया। अरे वो रॉ मटेरियल कोई रख के थोड़ी रखूंगा, हो सकता है उस रॉ मटेरियल से मैं क्या करवा लूं? फिनिश गुड्स बना लूं। तो क्या हुआ? नेचर चेंज हो गया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन गए। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इसे
बोलते हैं सर फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ चार्ज जो क्रिएट होता है असेट के ऊपर या क्लास ऑफ असेट के ऊपर, जो फ्लक्चुएटिंग होती है, नेचर चेंज करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल के ऊपर हो सकता है, स्टॉक के ऊपर हो सकता है, कैश के ऊपर हो सकता है। ठीक है, इट इज अ चार्ज क्रिएटेड अपॉन अ क्लास ऑफ असेट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के ऊपर भी हो सकता है, फ्यूचर के ऊपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज जो मेरे डेटर है वो कल डेटर बदल जाए, तो फ्यूचर डेटर के ऊपर मैं चार्ज क्रिएट कर दिया। जो आज रॉ मटेरियल है वो कल जाके फिनिश गुड्स बन जाए, तो फ्यूचर फिनिश गुड्स पे मैंने क्या किया, चार्ज क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर ये क्रिस्टलाइज कब होता है? देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, सेम हो गया। चार्ज कब क्रिस्टलाइज हो जाता है सर? चार्ज तीन चीजों में क्रिस्टलाइज हो जाता है। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोलता हूं, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्या बोल रहे हैं कि फॉलोइंग इवेंट्स में फ्लोटिंग चार्ज जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक क्या था? अभी तक था सर फ्लोटिंग। फ्लोटिंग कन्वर्ट किस में हो गया? फिक्स के अंदर। उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ये लिखा, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज, या क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन फ्लोटिंग चार्ज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फिक्स्ड चार्ज। कब हो जाता है सर? तीन केसेस में। पहला, क्रेडिटर इन्फोर्सेस द सिक्योरिटी। क्रेडिटर ने जो सिक्योरिटी थी उसे क्या कर दिया? इन्फोर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच हो गई। टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच हो गई। आपने बोला था कि आप 1 लाख रुपए महीने की ईएमआई पे करते रहेंगे, आपने वो 1 लाख रुपए की ईएमआई पे नहीं करी, तो क्या हुआ? क्रेडिटर ने क्या बोला कि मैं तुम्हारा स्टॉक को जब्त कर लेता हूं। जब उसने स्टॉक जब्त कर लिया आपका, तो अब वो स्टॉक कैसे बदलेगा? वो स्टॉक तो फिक्स हो गया। उसने बोल दिया कि ये 2 कार मेरी, अब तो वो 2 कार स्टॉक जो है वो चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया है? क्रिस्टलाइजेशन कर दिया है, उसे फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा, व्हेन कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। कंपनी ने अपना बिजनेस ही क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अपना कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस बंद कर रही है। बिजनेस बंद कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और थर्ड, व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। कंपनी क्या हो गई है? लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी बर्बाद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। लिक्विडेटर आए और कंपनी का लिक्विडेशन करवा के चले गए। ठीक, ध्यान रखना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या और कब क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ब्यूटी लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक एंड अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ कंपनी। ब्यूटी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है नेशनलाइज्ड बैंक से और अपने स्टॉक और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्या किया है? हाइपोथिकेट। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज वॉज ड्यूली साइन बाय द कंपनी एंड द बैंक। और उसका क्या किया? एक इंस्ट्रूमेंट भी दोनों ने साइन कर लिया चार्ज को क्रिएट करने का, जिसपे कंपनी ने भी साइन कर दी और चार्ज होल्डर दैट इज बैंक ने भी साइन कर दी। कंपनी इज नॉट विलिंग टू रजिस्टर द चार्ज। पर कंपनी की क्या है ना, इच्छा नहीं थी उस चार्ज को रजिस्टर करवाने की। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 को दिमाग में रखते हुए, इज देयर एनी प्रोविजन इंपावरिंग नेशनलाइज्ड बैंक टू गेट द चार्ज रजिस्टर। क्या चार्ज होल्डर खुद से चार्ज रजिस्टर करवा सकता है क्या? अरे हाँ भाई, करवा सकता है। सेक्शन नंबर 78 बोलता है कि अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर करवाने में फेल हो जाती है तो ऐसे केस में जिस पर्सन के फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया है वो आरओसी को अप्लाई कर सकता है कि मुझे चार्ज को क्या करवाना है? रजिस्टर। जब आरओसी के पास वो एप्लीकेशन जाती है तो आरओसी कंपनी जो चार्ज क्रिएट करती है उसे नोटिस भेजती है कि भैया 14 दिनों के अंदर अंदर आप हमें बताइए कि क्यों हम ये वाला चार्ज रजिस्टर ना करें, आप हमें कोई सफिशिएंट कॉज प्रोवाइड करिए। अगर 14 डेज में जवाब नहीं आता है या सफिशिएंट कॉज नहीं आता है तो ऐसे केस में आरओसी जो है वो चार्ज होल्डर के अगेंस्ट में, चार्ज होल्डर के फेवर में, चार्ज होल्डर के फेवर में चार्ज को रजिस्टर कर देती है और चार्ज क्रिएट करने वाली कंपनी को एक इंटीमेशन दे देती है कि हाँ भाई हमने चार्ज को क्या कर लिया है? क्रिएट। क्यों? क्योंकि आपने 14 दिनों में या तो हमें जवाब नहीं दिया या सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दिया। कब कंपनी रिफ्यूज कर सकती है? कंपनी रिफ्यूज कब आरओसी रिफ्यूज कर देगा चार्ज को रजिस्टर करवाने में? 2 केसेस में। उस 14 डेज के टाइम में आपने क्या कर दिया? सफिशिएंट कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया कि भाई मत करो रजिस्टर, चार्ज अभी मत करो। आपने एक सफिशिएंट कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया है, या फिर आपने खुद से ही चार्ज रजिस्टर करवा दिया है। आप खुद ही करा दोगे तो भी चार्ज होल्डर नहीं करवा पाएगा। ठीक,
देख लो भाई क्वेश्चन, अगर ऐसा लग रहा हो कोई सा कि मैंने तेजी से खत्म कर दिया है तो आप वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन और इस आंसर को एक बार वापस से पढ़ सकते हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी स्पीड से ही चल पा रहा हूं। आप भी मुझे 1.5 से वापस से 1 की स्पीड पे ले आइए। अच्छा नहीं लग रहा होगा कितनी देर से मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, पानी भी नहीं पी रहा हूँ, आपको कितना तेज तेज लग रहा होगा। वापस से मेरी स्पीड 1.5 से 1 पर लेकर के आ जाइए। Question number 14. Mr. Prakash purchased a commercial property in Mumbai belonging to PQR Limited after entering into an agreement with the company. क्या बोल रहे हैं? मिस्टर प्रकाश ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करी मुंबई में जो PQR लिमिटेड की थी आफ्टर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। कंपनी के साथ क्या किया? एग्रीमेंट में एंटर किए और उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब प्रॉपर्टी को क्या कर रहे थे? रजिस्टर करवा रहे थे, उस समय पे मिस्टर प्रकाश केम टू नो, मिस्टर प्रकाश को क्या पता चला? दैट द टाइटल डीड ऑफ कंपनी वाज नॉट फ्री। ओहो, कंपनी की जो प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हो वो प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो फ्री नहीं है। और कंपनी ने बोला कि भाई हम भी इसको फ्री नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी तो क्या चल रही है? एक चार्ज क्रिएट चल रहा है, उसके ऊपर चार्ज चल रहा है। ट्रांसफर्ड इन प्रकाश नेम कंटेंटिंग दैट, और उनने बोला कि हम नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ही ऑट टू हैव द नॉलेज ऑफ चार्ज क्रिएटेड। वो बोल रहे हैं भाई मिस्टर प्रकाश तुमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर असेट के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने क्या किया? चेक नहीं किया है। इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बताओ पीक्यूआर लिमिटेड सही बोल रहा है या नहीं? बी हाँ, हम भी पीक्यूआर लिमिटेड के साथ में ही है। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 80 क्या बोलता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है उसे ऐसा माना जाता है कि इसे डीम्ड होगा कि कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट अगर है तो उसे इसकी जानकारी होगी। इट शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। एनी पर्सन acquiring property of a company shall be deemed to have notice of the charge from date of such charge creation। सेक्शन 80 बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और उसके एग्रीमेंट में एंटर किया तो ऐसे में ऐसा माना जाएगा कि आपको पहले से नॉलेज था कि कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक, तो जो कंपनी बोल रही है वो कंपनी बराबर बोल रही है कि हाँ भाई मिस्टर प्रकाश तुम्हें इस बात का नॉलेज पहले से होना चाहिए, ये कोई हमारी गलती तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। मिस्टर अंतकृष, ओलो क्या नाम है? मिस्टर अंतकृष purchased the commercial property in Delhi belonging to NIT after entering into an agreement with the company at the time of Mr. लो सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, नाम बदल दिया। मिस्टर अंतकृष ने प्रॉपर्टी परचेस करी कि एग्रीमेंट करी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको पता चला कि टाइटल डीड जो है वो फ्री नहीं है। कंपनी ने बोला कि भाई हम भी नहीं करवा पाएंगे, तुमको इस बारे में जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। अभी जो पढ़ा सेम टू सेम हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? सिटी बेकर्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन ऑफ ₹1 करोड़ फ्रॉम डीएनबी बैंक लिमिटेड। सिटी बैंक ने 1 करोड़ का लोन लिया किससे? डीएनबी बैंक लिमिटेड से। लोन वाज ग्रांटेड बाय बैंक बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। एक ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने क्या किया? चार्ज क्रिएट कर गया और वो चार्ज जो है वो आरओसी के पास 20 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर भी करवा लिया। 30 दिन का समय होता है, इन्होंने तो 20 में ही करवा लिया। बहुत अच्छी बात है। Will such registration of charge be deemed to be a notice of charge to any person who wishes to lend money to company? क्या ये जो नोटिस आपने फाइल, ये जो आपने चार्ज को रजिस्टर करवा लिया है, क्या इसे ऐसा माना जाएगा कि आपने सभी लोगों को नोटिस दे दिया है कि हाँ भैया अगर आप कंपनी को पैसा देना चाहते हो तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि कंपनी की एक प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है? तो आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 80 बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसे यह पता होना चाहिए कि कंपनी ने सेक्शन 77 में क्या कोई चार्ज रजिस्टर करवाया है, हम उसे डीम्ड मानेंगे। अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है वो कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, उसकी जानकारी उसके नॉलेज में होना चाहिए। क्या एक्सटेंशन होता है टाइम लिमिट? टाइम लिमिट तो बिल्कुल सिंपल है, कितनी बार पूछ ली, 30 प्लस 60 120 टोटल। ये 30 नॉर्मल, ये 30 एडिशनल फीस और ये 30 एड वैलोरम फीस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड ऑफिस कंसीडरिंग द स्टेटमेंट मेंशन द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कीपिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज बाय द कंपनी। लो भाई, हर कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना पड़ता है। आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 85 क्या बोलता है कि हर कंपनी को चार्ज का जो एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ चार्ज जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करना पड़ता है। उसका एक फॉर्म भी है, फॉर्म का नाम क्या है? CHG7 के अंदर जो मैनर दिया है उस मैनर के अंदर, CHG7 के अंदर जो मैनर है उस मैनर में आपको क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्टर ऑफ चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है वो भी आपको आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी पड़ती है। जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है वो भी रखनी पड़ती है। कब एंट्री करनी है? एंट्री करनी है सारे ट्रांजेक्शन्स की, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं चार्जेस के, वो सभी चार्जेस के ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है। कब करना है? इट शैल बी मेड फोर्थफिथ आफ्टर द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन। जब भी कोई क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन होता है तो उसके तुरंत बाद आपको आपके रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी है। कौन उस एंट्री को ऑथेंटिकेट करेगा? कोई भी डायरेक्टर या कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी और पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज कर दे वो। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? इंस्पेक्शन में हमने देखा था कि मेंबर और क्रेडिटर तो विदाउट फीस कर सकते हैं। एनी अदर पर्सन के केस में फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्पेक्शन का सेम क्वेश्चन रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? स्टेट विद द रीजन कि फॉलोइंग बातें ट्रू है या फॉल्स। आराम से पढ़िए। The registrar of company is not bound to issue notice to holder of charge if company gives intimation or satisfaction of charge in specified form and signed by holder of चार्ज। सबसे पहले तो रुकिए और ये देखिए कि क्वेश्चन आया कहां से। सर क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 82 से। ये वाली हेडिंग एग्जाम में नहीं मिलेगी तो इसको नहीं देखना है, क्वेश्चन पढ़ते समय देखना है कि किससे क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है? सेटिस्फेक्शन। हमको पता है कि सेटिस्फेक्शन का ही में आता है सेक्शन नंबर 82 के अंदर। अब क्वेश्चन को वापस पढ़ो। ROC नॉट बाउंड टू इशू नोटिस टू होल्डर ऑफ चार्ज। जो चार्ज होल्डर है उसे ROC जो है वो नोटिस नहीं देगी। इफ कंपनी गिव्स इंटीमेशन, अगर कंपनी इंटीमेशन देती है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? जो लोन लिया उस लोन का हमने फुल पेमेंट कर दिया है, हमने चार्ज को क्या कर दिया है? सेटिस्फाई कर दिया है, और अब हम इस चार्ज को क्या करवाना चाहते हैं? डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं। तो कंपनी ने इंटीमेट कर दिया कि हमारा चार्ज क्या हो गया है? सेटिस्फाई हो गया है, स्पेसिफाइड फॉर्म में, जिसके अंदर चार्ज होल्डर की साइन भी है। आपने एक बैंक से लोन लिया था, उस बैंक को क्या कर दिया? पूरा लोन का रीपेमेंट कर दिया, और आपने उससे साइन करवा ली कि हाँ भाई हमने तुमको पूरा पेमेंट कर दिया है। और अब हमने ROC को बोला कि ROC भैया ये हमने फॉर्म भर दिया और ये देखो हम इसमें दोनों की साइन भी करवा के ले आए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज को सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में ROC जो चार्ज होल्डर है, हमारे केस में बैंक है, क्या उस बैंक को नोटिस देगी? क्या ये बोल रही है, स्टेटमेंट बोल रही है कि ROC नहीं देगी। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। आंसर इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 82 क्या बोलता है कि अगर आपने स्पेसिफाइड फॉर्म भर दिया, उसके अंदर चार्ज होल्डर की साइन भी करवा ली, तो ऐसे केस में कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। नो नोटिस नीड टू बी सेंट। हम इसे बोलेंगे कि दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 2। ROC may allow the company or holder of charge to file intimation within a period of 300 days of satisfaction। जो satisfaction of charge होता है वो कितने दिनों में रजिस्टर करवाना चाहता है? सर satisfaction of charge जो है वो रजिस्टर होता है 30 डेज के अंदर अंदर, पर अगर आप 30 डेज में नहीं करवा पाए तो ऐसे केस में ROC आपको 300 डेज देता है। 300 डेज देता है फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। तो एक्चुअली में ये 300 की जगह 270 हो जाता है। टोटल आपको कितने दिन मिलते हैं? 300। वैसे तो 30 दिन में चार्ज क्या करवाना है? सेटिस्फाई। नहीं करवा पाए तो आपको एडिशनल 270, मतलब टोटल कितने दिन हो गए? 300 दिन। जिस दिन आपने चार्ज को सेटिस्फाई करवाया उसके विद इन 300 डेज आपको क्या करवाना पड़ेगा? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है?
डीएन लिमिटेड हाइपोथिकेटेड इट्स प्लान टू अ नेशनलाइज्ड बैंक। डीएन लिमिटेड ने अपने प्लांट को हाइपोथिकेट कर दिया किसको, नेशनल बैंक को, और उनसे क्या कर लिया, एक टर्म लोन ले लिया। कंपनी रजिस्टर्ड द चार्ज विद आरओसी। लो भाई, कंपनी ने चार्ज जो है वो आरओसी के पास रजिस्टर भी करवा दिया है। कंपनी सेटल द टर्म लोन इन फुल, पूरा का पूरा पैसा एक बार में पे कर दिया। कंपनी रिक्वेस्टेड बैंक टू इशू अ लेटर ऑफ कंफर्मिंग द सेटलमेंट। कंपनी ने बैंक को बोला कि भाई देखो, हमने तुम्हारा पूरा पैसा वापस दे दिया ना, जितना लोन लिया था पूरा इंटरेस्ट का वापस दे दिया ना, आप हमको एक लेटर लिख के दे दो कि हमने तुमको पैसा पूरा वापस दे दिया है। बैंक डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट। बैंक ने उसके भाव नहीं दिया, बैंक ने उसको भाव नहीं दिया, बोला तेरे जैसे 4 लोग रोज आते हैं, रोज चार्ज रजिस्टर करवाने, चार्ज डिस्चार्ज करवाने आते हैं, हमारे पास समय नहीं है, नहीं बोल रहे, तुझसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजन टू रजिस्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन द अबव सर्कमस्टेंसेस। जब बैंक ने जवाब नहीं दिया उधर से, तो ऐसे केस में अब आपके पास क्या ऑप्शन है, कंपनी के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, साथ ही साथ टाइम फ्रेम भी बताना जिसके अंदर कंपनी जो है वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को इंटीमेट कर सकती है। लो भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं भाई, आपको चार्ज, आपको क्या है, आपको चार्ज को सेटिस्फाई जिस दिन आपने किया उसके विद इन 30 डेज में सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को क्या करवाना चाहता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को विद इन 30 डेज आपको क्या करवाना पड़ेगा, आरओसी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर अगर आपके पास क्या है, चार्ज होल्डर की सिग्नेचर नहीं है, तो ऐसे केस में आप आरओसी के पास अप्लाई करेंगे कि भैया हम हम अपने चार्ज को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं और हमने पूरा पेमेंट कर दिया है। रजिस्ट्रार जब आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेगी तो वो एक शो कोज नोटिस इशू करेगी किसको, होल्डर ऑफ द चार्ज को, मतलब बैंक को। कॉलिंग हिम अपॉन टू शो कोज, उससे पूछेगी कि भैया हमारे पास कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट है ये कि हम सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड कर लें, आप हमें रीजन बताइए 14 दिनों के अंदर अंदर क्यों हम सेटिस्फेक्शन को फुल में रिकॉर्ड न करें। या तो आप 14 डेज में जवाब दीजिए हमें, या तो आपने जवाब नहीं दिया या सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दिया, तो ऐसे केस में आरओसी जो है वो सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगी, सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर लेगी और एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन कंपनी को इशू कर देगी सेक्शन नंबर 82 के अंदर। ठीक, आपको 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, आरओसी को बताना पड़ता है, सेटिस्फेक्शन की जानकारी देनी पड़ती है। सेटिस्फेक्शन के लिए वैसे तो आपके पास 30 डेज मिलते हैं, 30 डेज में नहीं करवा पाए तो एडिशनल 270 मिलेंगे और टोटल कितने हो जाएंगे, 300 डेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, रंजीत acquired a property from ABC Limited which was mortgaged to OK Bank। रंजीत ने क्या करा, प्रॉपर्टी अक्वायर करी फ्रॉम ABC लिमिटेड, जो ABC लिमिटेड ने मॉर्गेज पे दी थी किसको, ओके बैंक को। ही सेटल द ड्यूज टू ओके बैंक, ये जो रंजीत था इसने क्या किया, ओके बैंक को पूरा पेमेंट कर दिया। एंड सेम वॉज रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार हु हैज नोटेड द मॉर्गेज हैज बीन सेटल्ड। और सब रजिस्ट्रार को ये बात पता चल गई कि क्या हुआ है, पेमेंट हो चुका है पूरा, और अब किसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जानी चाहिए, रंजीत के नाम पे। बट नीदर कंपनी नोर ओके बैंक, ना तो कंपनी को सूझ पड़ रही है ना ही ओके बैंक को सूझ पड़ रही है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को क्या कर दिया जाए, रिकॉर्ड कर दिया जाए। क्या मिस्टर रंजीत खुद से जाके चार्ज की सेटिस्फेक्शन को करवा सकते हैं और अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी करवा सकते हैं क्या, आंसर इज यस। रजिस्ट्रार जो है वो खुद से सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है सेक्शन नंबर 83 के अंदर। अगर आरओसी के पास में ऐसे एविडेंस आते हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि सेटिस्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रार सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगी और मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन इशू कर देगी। ठीक, आरओसी के पास कंपनी या चार्ज होल्डर से कोई इंटीमेशन नहीं आया है, थर्ड पार्टी ने इंटीमेट कर दिया है, तो भी आरओसी के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, चार्ज को सेटिस्फाई कर सकती है। हालांकि चार्ज सेटिस्फाई करेगी तो जो अफेक्टेड पार्टी है जैसे कि चार्ज होल्डर और कंपनी, दोनों को इन्फॉर्म कर देगी आरओसी 30 डेज के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 22,
क्या पावर है रजिस्ट्रार के सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड करने के जब उसके पास कोई इंटीमेशन नहीं आया है कंपनी से? तब जब कंपनी ने नहीं बोला है तो क्या आप चार्ज को रजिस्टर करवा सकते, चार्ज को सेटिस्फाई कर सकते हैं? यस, सेक्शन नंबर 83 बोलता है कि आरओसी जो है वो चार्ज को सेटिस्फाई कर सकती है खुद से भी, अगर उसके पास ऐसे एविडेंस आ जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि सेटिस्फेक्शन हो चुका है डेट का पूरे का या फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का। तो ऐसे केस में आरओसी जो है वो चार्ज को सेटिस्फाई कर सकती है और कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देगी कि हमने क्या किया है, चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, वापस से बेसिक, चार्ज का मतलब क्या, क्या पनिशमेंट होती है अगर आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाए तो? चार्ज का मतलब 2 क्लॉज 16 में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद क्या पनिशमेंट है वो भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर भी एक बार बता दूं, कंपनी के ऊपर 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? एबीसी लिमिटेड क्रिएटेड अ चार्ज इन फेवर ऑफ ओके बैंक। एबीसी लिमिटेड ने एक चार्ज क्रिएट किया ओके बैंक के फेवर में। चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड, चार्ज को क्रिएट तो किया, साथ में आरओसी के पास क्या किया, रजिस्टर भी करवा दिया। लेटर बैंक इनहांस द फैसिलिटी बाय अनदर 20 करोड़, बाद में बैंक ने 20 करोड़ की फैसिलिटी और दी। ड्यू टू इनवेडेंस दिस मॉडिफिकेशन इन ओरिजिनल चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड। ये चार्ज की इंफॉर्मेशन जो आपने मॉडिफिकेशन किया, 20 करोड़ की और फैसिलिटी थी, ये फैसिलिटी की जानकारी आपने ओरिजिनल चार्ज में मॉडिफाई नहीं करवाई, ना तो ओके बैंक ने बताया ना ही एबीसी ने बताया। एडवाइज द कंपनी एज टू द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी परसूड इन रिगार्ड। अब कंपनी के साथ क्या होगा सर? ऐसे में आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 87 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस को रेक्टिफाई करने का पावर। सेक्शन नंबर 87 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज को ऑर्डर करे अगर कोई ओमिशन हुआ है या फिर कोई मिस स्टेटमेंट हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में जानकारी जैसे ही मिलेगी वो क्या कर सकती है, रजिस्टर ऑफ चार्ज के अंदर रेक्टिफिकेशन कर सकती है और CHG 8 के अंदर एक फॉर्म फिर जो है वो बाद में इशू कर देगी। क्वेश्चन नंबर 25 भी एग्जैक्ट सेम है कि क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 के रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। रजिस्टर ऑफ चार्ज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रेक्टिफिकेशन कर सकती है। और यहां पे हम लोगों का क्वेश्चन हुआ समाप्त। क्या बात है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पूरा के पूरे जितने 25 क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने खत्म करने की कोशिश करी और मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़े से समय में देने की कोशिश करूं। लगभग 45-50 मिनट के इस वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, आंसर्स को डिस्कस किया। फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसमें से 2-3 क्वेश्चंस को, कम से कम 2-3 क्वेश्चंस को एक बार तो कम से कम लिखें। इस क्वेश्चन बैंक के वीडियोस के जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, इस प्लेलिस्ट को जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखने की कोशिश करिए। मान के चलिए कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको भी आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोर और लेस 70 to 80% के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर देता हूं विराम। कल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो आप जो वीडियो के कमेंट बॉक्स हैं उसमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।